हरियाणा में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जुलाना में हैं। जुलाना में 18 फरवरी को हल्का स्तरीय रैली करने जा रहे हैं। उन्हीं की तैयारियों को लेकर आज जुलाना में आए हैं। बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। किस तरह की तैयारियां जुलाना में चल रही हैं? देखिए, टीम लगी हुई है। मैं आज रैली स्थल का जायजा लेने के लिए आज यहाँ जुलाना आया था। हमारा जो आपने एक वर्ड बोला अभी, वर्चस्व स्थापित करने के लिए, मेरा उद्देश्य वर्चस्व स्थापित करना नहीं है। मेरा उद्देश्य इस प्रदेश के लोगों को जगाने का है। जिस प्रकार की राजनीतिक भंवर में आज देश और प्रदेश के लोग उलझते जा रहे हैं, एक प्रथा अंधभक्त होकर जो है इन पार्टियों के गुलाम बनते जा रहे हैं, उस प्रथा से बाहर निकालकर विचार और सोच और प्रदेश को आगे बढ़ाने की सोच वाले नेताओं के प्रति जगाने के लिए ये जो थोपे हुए लोग जो हमारे बीच में छोड़ते हैं, ये पार्टी और नेता अपने गुलामों को, उन नेताओं को नकार कर अपने उन बेटा बेटी जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान, जिनके मन में अंदर आत्मा में दर्द हो अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति, अपने क्षेत्र के पिछड़ेपन के प्रति, बेरोजगार युवाओं के प्रति, गरीब के साथ हो रहे अन्याय के प्रति, प्रदेश में फैले हुए भ्रष्टाचार के प्रति, उस दर्द को महसूस करने उन ऊर्जावान युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों को इस बात का कि ये जनप्रतिनिधि का महत्व क्या होता है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है। 4 महीने मान के चलो, नवंबर में शायद पार्टी का गठन हुआ आपका जी। 4 नवंबर दिसंबर तीसरा चौथा महीना है। इस बीच आप जींद में रैली कर चुके हो, उचाना में कर चुके हो, अब जुलाना में है जी। ये आसपास का जो इलाका है जी, जिसको जाट लैंड बोलते हैं, जाट लैंड जी राजनीतिक भाषा में जी। कहीं हुड्डा समर्थक माना जाता है, कहीं शहरी सीट आजकल बीजेपी की मानते हैं। बड़ी पार्टियां दोनों, मेरा कहना है, मतलब कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, भाजपा भी बड़ी पार्टी है जी। उनके बीच फिर जेजेपी भी है जी। इन बड़ी जो हर तरह से सामर्थ्य पार्टियां हैं, इनके बीच आपकी पार्टी कहाँ खड़ी नजर आ रही है? देखिए, मैंने अभी बताया ना, मेरे उद्देश्य और मेरी सोच इन पार्टियों की नेताओं के नेता जो एक रजवाड़े बन चुके हैं, उनके राजकुमार अपने बच्चों को राजनीतिक में स्थापित राजा बनाने की सोच लेकर जो ये लोग काम कर रहे हैं, इन युवराजों की रॉयल्टी प्रथा जो कभी देवलाल के नाम से आज 4 पीढ़ी से चली आ रही है, छोटूराम के नाम से जो है ना लोग जो है ना 50 साल से अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, और दूसरे नेताओं के जो परिवार जो आज मठाधीश बना बैठा है, एक परिवारवाद का इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया है, उसके खिलाफ जो है ना लोगों को जगाने के लिए मेरी मुहिम है। निश्चित रूप से अब लोग बदलाव चाहते हैं, लोग तंग आ चुके हैं, लोग अब अपना प्रतिनिधि उसको चाहेंगे जो लोगों की पसंद हो। ये पार्टी और नेता अपने चाटुकार और गुलामों को टिकट देकर लोगों के बीच में छोड़ देते हैं, मजबूर होकर लोग किसी ना किसी को उनको वोट दे देते हैं और वो चुनकर चले जाते हैं, लेकिन वो गूंगे बहरे बनकर उस विधानसभा में बैठे। एक प्रतिनिधि की जो ड्यूटी होती है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने क्षेत्र के प्रति, वो कहीं भी उसके ऊपर खड़े नहीं उतरते, जिसकी वजह से लोगों का आज ये बुरा हाल है। हर क्षेत्र, आज अगर जुलाना की बात करें, आप जुलाना में जाके देखें, मैं जुलाना इस शहर में आज सरकार का समर्थित, सरकार का जो है ना विधायक, सरकार का विधायक और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनके पास है। आज मेन रोड जो रोहतक, जो पहले इंटरनल नेशनल हाईवे का पार्ट होता था, बाईपास हो गया, उसके ऊपर ऐसा रास्ता तो गांव का भी किसी का नहीं मिलेगा जो हाल उस सड़क का है। आज आपके इस जुलाना शहर के अंदर, इस बाजार में मैं आया हूं, जो हालात यहाँ पे हैं, ऐसे तो किसी छोटे से मैं कहता हूँ गांव की गलियां भी ऐसी नहीं जो आज की आपके जुलाना की गलियां हैं। निश्चित रूप से जुलाना में विकास की दरकार है, इसमें कोई दोहराई नहीं। चाहे आप पुराना बाईपास ले लीजिए, चाहे आपका महम रोड ही ले लीजिए, या बीच की सड़कें हैं, या पानी की व्यवस्था, हंसी रोड आपने देखा कितना पानी, ये सरकार में रहते हुए आप भी उसी विधानसभा के सदस्य हैं, और जुलाना का जो विधायक है वो भी सरकार में है, उसी क्यों नहीं कर पा रहे, क्या मानते हैं? ये लोग, मैंने बताया, ये लोग उन पार्टियों के दिए हुए वो गुलाम हैं जो बेचारों की, इनकी हिम्मत ही नहीं होती वहां बोलने की।
तो आपका ये- आपका ये- सीधा आरोप है कि जुलाना का जो विधायक है वो जुलाना की जनता की आवाज विधानसभा में सही तरीके से नहीं उठा पा रहा है। ये इस टाइप के लोगों को बना के ले जाते हैं, ये राजकुमार और ये रजवाड़े प्रथा के लोग जो उनके नाम से जीत के जाते हैं। ये लोग बेसिकली जनता के नेता नहीं हैं। जनता के बीच में इन्होंने कभी उस टाइप से काम नहीं किया, सेवा भाव से नहीं किया। इनको तो उठा के टिकट दे दी, वहां चुना के, इनको ये पता है इनकी वजह से आज हम एमएलए बने बैठे, तो ये इनका बोलने की वहां हिम्मत ही नहीं हो पाती। इसलिए जिसकी वजह से ऐसे प्रतिनिधि जब चुन के जाते हैं जिसकी वजह से इस प्रदेश के लोगों को जो है ना इन चीजों को झेलना पड़ रहा है। अगर प्रदेश के लोग विधानसभा से ऐसे जो उनके प्रतिनिधि होंगे, जो उनके लिए दर्द रखते होंगे, उनके लिए काम करने की सोच और नीयत रखते हों, वो विधानसभा में जाकर अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएगा तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा वो काम करने के लिए। कौन साहब आपने अपना विजन क्लियर कर दिया कि जो रजवाड़े हैं या जो राजकुमार हैं उनके खिलाफ हम आम जो युवा उनको लेकर आ रहे हैं जी। इनका मुकाबला, जैसे कि आज की आप प्रदेश की राजनीति की बात करें या सेंटर की राजनीति की बात करें, भाजपा है जो छोटे मोटे दलों को तो एक प्रकार के मानो कि अजगर के रूप में निकलती जा रही है, तो उस अवस्था में आपकी पार्टी का क्या वर्चस्व रहेगा? देखिए, आज आपने 4.25 सालों में पहली बार का विधायक है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात को मानता है कि महम का विधायक अपने आप में एक असली ड्यूटी, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी, एक विधायक का जो दायित्व बनता है उसको पूर्ण कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ जिस दिन ऐसे लोग, ऐसी सोच के लोग, जिस दिन युवा चेहरे पढ़े लिखे विधानसभा जाएंगे, वो निश्चित रूप से वो किसी पार्टी और नेता के गुलाम नहीं होंगे। वो अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास कराने को सरकारों को मजबूर करेंगे। उसके लिए वो जो ईमानदारी और निष्ठा से काम करेगा, कोई भी पार्टी, कोई भी बड़ी सी बड़ी अजगर उसको खा नहीं पाएगा। उसकी सच्चाई की ताकत उसको हमेशा बचाए रखेगी, उसके क्षेत्र का विकास करने में मजबूर कर देगी सरकार को। आज दौर है कांग्रेस या बीजेपी जी अलायंस है, इनके अतिरिक्त तीसरे दल जिस तरह के उभर के आने की संभावना है जी, उनमें आप कहाँ तक किस किस के साथ समझौते की उम्मीद मानते हैं? देखिए, अभी तो राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी सोच के साथ मैच करके कोई साथी अगर आगे आएगा तो निश्चित रूप से हमें, लेकिन उसके लिए बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस को छोड़कर ऐसी सोच का कोई साथी हमें मिलता है तो हम निश्चित रूप से उसके साथ मिलकर हम जो है इस प्रदेश को गति देने के लिए, विकास में ले जाने के लिए, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई लड़ेंगे। तो आज ये साफ कर दिया आपने कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी और बीजेपी इनको छोड़ के कोई भी बलराज कुंडू की पार्टी के साथ आता तो साथ है। हमारे मैनिफेस्टो के साथ, हमारे जो एजेंडे हैं उनके साथ मैच करके कोई हमारे साथ करता है तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे और उसके साथ चलने को हमें कोई परहेज नहीं। रैलियों का जिक्र आया, अब 18 फरवरी को आप जुलाना रैली कर रहे हैं। जुलाना जो इलाका है वो आपके निर्वाचन क्षेत्र से सटा हुआ है जी। उम्मीद है जुलाना से आपको ज्यादा उम्मीदें होंगी जी। जुलाना में किस तरह की ड्यूटियां लगी हैं, किस तरह की तैयारियां, और जुलाना में खास तौर पर कौन और चेहरा, नया बड़ा चेहरा इस रैली में देखने को मिलेगा? देखिए, वो तो हम ढूंढेंगे यहाँ से, जुलाना के लोगों से, उनकी भावनाओं के अनुरूप का जो है ना, यहाँ से कोई हम प्रत्याशी लेके आएंगे तो जुलाना की लोगों की पसंद होगा, जो वो थोपा हुआ नहीं होगा। जुलाना का लोगों की चाहत के अनुरूप हम यहाँ से कैंडिडेट उतारेंगे। नहीं, रैली में कोई बड़ा चेहरा अभी पीछे चर्चाई थी कि कोई बाहर से कोई नेता। रैली के अंदर चंद्रशेखर भाई रावण भी उनके नाम से जाना जाता है, वो हमारी रैली में आ रहे हैं और ये रैली एक बड़ा संदेश, राजनीतिक संदेश जुलाना की धरती से। जुलाना जो है एक मजबूत क्षेत्र माना जाता है। जुलाना की इस पुरानी अनाज मंडी से एक नए राजनीतिक विकल्प का जो है ना आगाज हम करेंगे निश्चित रूप से। 18 तारीख को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल संदेश यहाँ से देने का काम करेंगे। कौन साहब, स्पष्ट सवाल, प्रदेश की जनता, जुलाना की जनता आपको क्यों चुनी? मेरे को तो महम की जनता चुनेगी। पार्टी की बात है मेरे, हाँ, ये सवाल बिल्कुल निश्चित रूप से, ये सवाल जो है ना जब लोग करना शुरू कर देंगे। मैं इसलिए चुने कि बलराज कुंडू अपने घर भरने के लिए नहीं, बलराज कुंडू इस प्रदेश के लोगों के लिए सेवक बनकर और सेवा भाव की सोच के लोगों को साथ मिलाकर इस प्रदेश से लूट और झूठ की राजनीति को खत्म करने का संकल्प लेके जो चला। मैनिफेस्टो में क्या मुख्य बातें हैं जिनके कारण, जिनको लेकर आप दूसरी पार्टियों का मुकाबला कर पाएंगे? मेरा मैनिफेस्टो
हवाई नहीं है। मेरा मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा, बेरोजगारी को प्रथम, तो मेरा सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार की HSC और HTSC के अंदर सूटकेस प्रथा, कल जिस प्रकार से युवाओं के साथ एक पोर्टल के नाम पर इतना बड़ा धोखा खिलवाड़ किया है, आज भी हंगामा है। मेरे से कल मिले थे, मैंने भी उनको वहाँ पे आज अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर भी डाला है, सरकार को भी मैं लिख रहा हूँ और इस विधानसभा में भी उनका मुद्दे को मैं पुरजोर उठाऊंगा। मेरा मैनिफेस्टो ये कहता है कि सरकार के पास 2 लाख से ज़्यादा पद खाली तो है, लेकिन सरकार की नीयत उन पदों को भरने की नहीं है। सरकार इस प्रकार के अड़ंगे डालकर उनको जो है ना कोर्ट में लटकाने का काम कर रही है और HKRN के माध्यम से युवाओं का शोषण किया जा रहा है और बैकडोर से अपने चहेतों को नौकरी दी जा रही है। जो युवा काबिल और डिजर्व करने वाले बच्चे हैं, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं। इस चीज़ को जड़ से खत्म करने का पहला मेरे मैंने बेरोजगारी खत्म। दूसरी बात, ये कहते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम 75 पार और 75% जो है निजी उसके अंदर क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में हम जो है ना जॉब्स उपलब्ध कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, खाली बातों से कैसे होगा? आज प्रदेश का माहौल, आज हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ स्टेट हो गया है। यहाँ अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया, कौन बाहर का उद्योगपति इंडस्ट्री आगे अपने यहाँ लगाएगा? अगर इंडस्ट्री नहीं आएगी तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कहाँ से देंगे? सबसे पहली प्राथमिकता होगी यहाँ अपराध को खत्म करके और वो सारी सुविधाएं उन बड़े उद्योगपतियों को यहाँ दे के हम लेके आएंगे। आज पूरा हालात ये हैं कि सभी बड़े बड़े उद्योग आज गुजरात में जा रहे हैं, हरियाणा में क्यों? हरियाणा भौगोलिक स्थिति से देश की राजधानी के 3 तरफ से हरियाणा प्रदेश घिरा हुआ है। हाँ, एक बार तो 15 जिले NCR में आ गए थे। तो आज जिस स्थिति में हरियाणा प्रदेश है, उसमें तो यहाँ इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री, इतने ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आनी चाहिए थी कि यहाँ पे तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। रेवेन्यू आता, टैक्स आता, रोजगार मिलते, तरह तरह के और वो लोगों को काम मिलते, लेकिन यहाँ कभी इस प्रकार का प्रयास ही नहीं किया गया। जो कोई उद्योग आता है, ये पॉलिटिकल तंत्र हमेशा उसको त्रास्त और पीड़ित करके उसको हराश करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट बड़े उद्योगों का हमारे यहाँ से हटकर उधर जो है ना राजस्थान में, यूपी के अंदर इंडस्ट्री ज़्यादा जा रही है। इस चीज़ को, माहौल को सुधार कर उन बड़े उद्योगपतियों से, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हम हरियाणा प्रदेश में लेके आएंगे और उनको ये बात करते हैं सिंगल विंडो की। अब सिंगल विंडो पे सारी सुविधाएं हम उनको दे रहे हैं, सिर्फ ये बातें हैं, हम धरातल में उसको उन इंडस्ट्री जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ी प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे, जब तो बोल लेंगे लोग आप उस सरकारी आज जॉब्स 2 लाख, प्रदेश के अंदर युवा आज बेरोजगार 40 लाख है। उस 38 लाख युवाओं को कहाँ रोजगार मिलेगा? उसको प्राइवेट सेक्टर के स्कोप हमें खोलने होंगे, तभी वो जो है ना युवा एडजस्ट हो पाएंगे। उस प्लानिंग को धरातल के आधार पर हमें करना। आज प्रदेश का किसान अपनी फसल को मंडी में डाले रखता है, कभी बरसात से उससे पानी से उसकी बर्बाद हो जाती है। हमारी पहली एक स्कीम होगी, जिसकी फसल मंडी में पहुंच गई है, वो बारिश आए, ओले पड़े, कोई भी आए, उसको किसान को उसकी पूर्ण पेमेंट मिलेगी और उसको 24 घंटे के अंदर उसकी पेमेंट उसके खाते में डालेंगे। उसका जो भी नुकसान मंडी में पहुंचने के बाद होता है वो सरकार का होगा, किसान का नहीं। आज किसान की, मजदूर की खेती में या रास्ते में जाते हुए कोई डेथ हो जाती है, उसकी कोई वाली वारिस नहीं। हम 10 लाख रुपए उस मजदूर को, उस किसान को, अगर ऐसी आकस्मिक दुर्घटना से किसी किसान की, गरीब की मृत्यु होती है, हम उसको 10 लाख रुपए देकर उसके परिवार को सहारा देने का काम करें। आज प्रदेश में बेटियों के प्रति जिस प्रकार की क्या किया सरकार ने, हम प्रदेश में गरीब की होने वाली के घर में पैदा होने वाली हर बेटी का एक गुल्लक अकाउंट खोलेंगे, इसमें साल का 10,000 रुपये सरकार देगी और 10,000 रुपये उसके परिवार को जमा करना पड़ेगा, ताकि जब वो बेटी बड़ी हो उसके माँ बाप को इस बात की चिंता नहीं रही उसकी शादी ब्याह के लिए कहाँ से पैसा है। इस तरह योजना आपने चली हुई है? ऐसा कोई योजना नहीं है, वो सिर्फ शादी की योजना। 40,000 रुपये देते हैं, उसके लिए भी ये बैठे यहाँ कई गरीब आदमी, वो शादियाँ हो जाती हैं, वो लोग चक्कर काटते रहते हैं, उनके लिए बजट नहीं आता। आप जाके अपने देसी ऑफिस में कितने लोग लाइन में वहाँ मिले, बजट ही नहीं मिलता है। तो ये सारे दिखावा, इनकी सारी जितनी प्लानिंग स्कीमें हैं टोटली दिखावा है। हमारा एजेंडा ये होगा कि BPL परिवार जो आज 1,80,000 है उसको 3 लाख रुपए करेंगे
और हर 5 लाख तक की आयु के इनकम के हर परिवार के बेटा बेटी को फ्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन फ्री देंगे, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 5 लाख तक की इनकम जिसकी होगी उसके लिए ये नहीं होगा कि आप अभी मेरी अनाउंसमेंट के बाद में इन्होंने किया कि भाई हम उन बेटियों को फ्री पढ़ाएंगे। मैं ये कहता हूं हम हर बेटा और बेटी को गरीब के एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जो गरीब को उस गरीब की दलदल से बाहर निकाल सकती है। हम 5 लाख की आय तक के हर बेटा और बेटी को जो हायर एजुकेशन तक हम उसको फ्री देंगे। उसके लिए संसाधन सरकार है ना। आज भी जो है कौन से संसाधन तो हमारे पास इन सारे इंडस्ट्री स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर बहुत स्कोप है, हम उस बात को देंगे। ये सरकार जो है ना आज ये स्कूलों के साथ लफड़ा रहता है, एडमिशन ये करते हैं, सरकार उस स्कूलों वालों को पैसे नहीं देती, वो एडमिशन देते। आज गरीब जो है ना उस साइकिल में पिसता रहता है। अनेकों आज 5000 स्कूल सरकार बंद करने की तैयारी कर रही है। क्यों? इनका एजेंडा ही नहीं गरीब का मजदूर का बच्चा अनपढ़ रह के मजदूर ही रहे। वो सिर्फ 5 किलो अनाज लेकर उसके उस पर 5 किलो अनाज की उस चावल की उसकी कीमत जो उसकी जो सरकारी मूल्य कर गए तो 50 रुपए महीना है। ये 50 रुपए महीना देकर उस गरीब की गरीबी का शोषण कर रही है। थोड़ा रोकना चाहूंगा जी। 5 किलो अनाज की बात आ गई जी। क्या हरियाणा वाले, चलिए दूसरे प्रदेशों की स्थिति कुछ और हो सकती है, क्या हरियाणा वाले आज भी केवल 5 किलो अनाज के लिए तरसते रहे हैं? ऐसी स्थिति आज जिस प्रकार के दौर में ये ले जाना चाहते हैं, एक गरीब के बेटा जब अनपढ़ रहेगा उसके लिए स्कूल बंद हो गए, आगे रिसोर्सेज है नहीं, वो घर बैठा तो बुक पेट में आग तो लगेगी। ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए सरकार को, दाने की जरूरत ही नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एजेंडा यही है, हम फ्री अनाज नहीं उनके हाथ को काम देने में। मनरेगा में आज जो मजदूरी है हम उसको कम से कम 700 रुपये में देंगे और मिनिमम जो है ना 200 दिन का काम, 100 दिन का मनरेगा मिलता है, हम 100 हरियाणा सरकार की तरफ से 100 और करके 200 दिन का काम देंगे। जब 700 रुपये महीना और 200 दिन काम मिलेगा तो 1,40,000 रुपये जो है उस आदमी गरीब को मिलेंगे। 1,40,000 का मतलब हो गया वो 12,000 रुपये महीना उसके घर पे 80 भी हो जाए ना, डबल भी काम करेंगे। हाँ, दो नहीं, एक की बात करें तो हम एक की बात करें तो उसको 12,000 रुपये महीना उसको मिलेंगे। जब 12,000 रुपये उसको मिलेंगे तो उसको 5 किलो फ्री राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो राशन अपने आप खरीदेगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, फीस ये बात है कुंडू साहब, जो 5 किलो अनाज ले रही है जनता जो ज्यादा है जी, जो मोदी की गारंटी जिन उन पे होता है, वो बात उनके धरातल में उनके जहन में कब तक जाएगी? तभी बात यही जागरूकता लाने के लिए मेरा ये अभियान और ये मिशन है। मेरा उद्देश्य मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, मेरा उद्देश्य इस प्रदेश के लोगों को जागरूक करना। मेरा उद्देश्य गरीब धरातल के पढ़े लिखे गरीब मजदूर किसान के उन युवाओं को जो पढ़े लिखे ऊर्जावान हैं और अच्छी सोच रखते हैं, जिनके मन में एक दर्द है उस गरीब के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, उस भ्रष्टाचार और महंगाई के प्रति, उन युवाओं को उस राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर लेके आना। और जब ऐसे युवा चेहरे जो अपना घर भरने के लिए नहीं, एक दर्द लेकर प्रदेश के को बचाने की सोच लेकर जब विधानसभा में जाएगा, उस दिन किसी को धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा, उस दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कहना पड़ेगा। एचएससी में जो ना इस प्रकार के घोटाले नहीं होंगे, एचपीएससी में सूटकेस नहीं चलेंगे। उस दिन ये प्रदेश वास्तव में इसको रामराज की बात कर रहे हैं, उस दिन रामराज आएगा। एक आप घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में भी जा रहे हैं, इलाके में भी जा रहे हैं, एक बात को बार बार आपको सुनते हुए वो दूसरे मीडिया साथी भी बात करते होंगे, क्या बलराज कुंडू बीजेपी का मोहरा तो नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी का मोहरा अगर मैं होता तो मैं अगली बार का इंतजार क्यों करता? अगली बार एमएलए बनकर मैं पावर में बैठूंगा, मोहरा इसलिए बनूंगा ना, मुझे कुछ पावर चाहिए। मुझे बीजेपी वाले इसी राज के अंदर मंत्री बना रहे थे। ये इस प्रकार का, मैं आपको बताता हूँ, इस प्रदेश में ऐसा सिंडिकेट है इन परिवारों का, ये नहीं चाहते कोई नए किसान गरीब के घर से उठकर कोई ऐसा चेहरा जिसके मन में दर्द हो, जो कुछ करने का जज्बा और सोच रखना हो, उसको आगे नहीं आए। मुझे पता है अगर ये चेहरे आगे आ गए तो इनकी दुकानें, इनके राजकुमार, इनकी सोच, इनको ये मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं, वो इनके उन राजकुमारों की दुकान बंद हो जाएगी। और उनकी उस डर और भय से हमारे जैसे, जो मेरे जैसे बलराज कुंडू जैसे जो एक सोच लेकर राजनीति में आते, कभी उसको आगे नहीं आने देते। और इसी प्रकार, इसी वजह से आज ये तरह तरह की भ्रांतियाँ मेरे प्रति में। आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर इतने केस किए, मेरे भाइयों को जो है ना जमानत पे आज वो करना, मेरे रेडें पड़ी,
वह कितनी तकलीफें हुई, लेकिन बलराज कुंड की आवाज में कभी आपने उस विधानसभा में जय बोलता कभी कमजोरी देखी क्या? बलराज कुंडू सच बोलता है और अपने प्रदेश के गरीब और किसान के लिए बोलता है। तो ये मान के चलिए आपको कई तरह के चक्रव्यूह की तरह राजनीति में मुकाबला करना पड़ेगा। मेरी सच्चाई और ईमानदारी मेरी ताकत और उसी पर मुझे भरोसा है। इस प्रकार की बातों से मैं डगमगाने वाला नहीं हूँ। जी, ये थे बलराज कुंडू जी, जो 18 तारीख को जुलाना में अपनी ताकत दिखाएंगे। 18 फरवरी को इनसे फिर मुलाकात होगी और देखते हैं ये 18 फरवरी को किस तरह की ताकत दिखा पाते हैं। धन्यवाद।